जय हिंद। आज हम NCERT क्लास 2 हिस्ट्री इतिहास चैप्टर 2 राजा किसान नगर का पार्ट 2 करेंगे। इसके पहले हम पार्ट 1 में देख चुके हैं। अगर पार्ट 1 नहीं देखें तो देख लीजिएगा, चैनल पे वीडियो है। हड़प्पा सभ्यता के बाद जो हम लोग पढ़े थे उसके बारे में थोड़ा सा बताए हुए थे यहाँ पे। उसके बाद फिनसेप की प्रियदर्शी के बारे में बताए थे। प्रारंभिक राज्य 16 महाजनपद के बारे में थोड़ा चर्चा किए थे। सबसे इम्पोर्टेंट मगध था। 7 प्रमुख महत्वपूर्ण थे, वो सबको बताए थे। अब आइए आज जो हम लोग को पढ़ना है उस पर आते हैं। आज हम लोग को एक आरंभिक साम्राज्य से शुरू करना है। थोड़ा सा जूम कर देते हैं, दिख रहा है? देखिए, मगध के विकास के साथ साथ मौर्य समाज का भी उदय हुआ। जब मगध का विकास हो रहा था उस समय मौर्य समाज का भी क्या हुआ था? उदय हुआ था। ठीक है। मौर्य समाज के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। का शासन जो था चंद्रगुप्त मौर्य है, और जो चंद्रगुप्त मौर्य है उनका शासन पश्चिम टू जो पश्चिम में अफगानिस्तान बलूचिस्तान तक फैला हुआ था। ठीक है। इनके जो पुत्र थे अशोक, देखिए अशोक इनका बेटा नहीं पोता था। इनके बेटा थे बिंदुसार, बिंदुसार के बेटा थे अशोक, जिन्हें आरंभिक भारत का स्वपरिषक शासक माना जाता था। कलिंग पर विजय प्राप्त की, माने कलिंग जो अभी का उड़ीसा है, यहाँ का मोहन चरण मांझी CM है, उसी को कलिंग कहा जाता था। वहाँ पे क्या किया? विजय प्राप्त की। ठीक है। अब देखिए मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त करना, इसको थोड़ा सा देखते हैं। मौर्य समाज के इतिहास की रचना के लिए इतिहासकारों ने विभिन्न प्रकार के स्रोतों का उपयोग किया। देखिए जो मौर्य समाज के इतिहास जानकारी के लिए इतिहासकार जो थे विभिन्न प्रकार के जो स्रोत था उसको इकट्ठा की। इनमें पुरातात्विक प्रमाण भी शामिल है। विशेषताएं मूर्तिकार, जो मूर्तिकला है वो विशेष थी। मौर्य के इतिहास के पुनर्निर्माण हेतु समकालीन रचनाएं भी मौर्यान सिद्ध हुई। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत मेघनाद लिखा गया विवरण। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक यूनानी राजदूत आए थे, मेगास्थनीज उनका नाम था। वो अपने एक पुस्तक लिखे थे, उसका नाम था इंडिका। उसके विवरण भी बहुत पूर्ण काम आए। आज इसके कुछ अंश उपलब्ध हैं, मतलब आज इसके कुछ ही पाठ उपलब्ध हैं, पूरा बुक उपलब्ध नहीं है। एक और स्रोत जिसका उपयोग प्राय किया जाता है वो है अर्थशास्त्र। देखिए अर्थशास्त्र सुनने में आपको लग रहा कि इकोनॉमिक्स का बुक है कि, लेकिन ये इकोनॉमिक्स का बुक नहीं है। ये पॉलिटिकल साइंस, मतलब ये राजनीतिक शास्त्र का ही बुक है। ठीक है। अर्थशास्त्र लिखे थे चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु भी थे। और इसमें मौर्य समाज के बारे में एक एक चीज़ का वर्णन किया हुआ था। कैसे चंद्रगुप्त मौर्य शासक बने, ठीक है, कैसे घनानंद को हराया गया। घनानंद एक बार चाणक्य का अपमान भी किए थे, वो सब भी इस बुक में दिया हुआ है। संभवतः इसके कुछ भागों की रचना कौटिल्य या चाणक्य ने की थी। अभी हम बता ही नहीं कि चाणक्य किए थे। जो चंद्रगुप्त के मंत्री थे, मतलब वो बाद में चंद्रगुप्त के मंत्री लेकिन गुरु भी थे। साथ ही मौर्य शासक का उल्लेख पर्वती जैन, बौद्ध और पौराणिक ग्रंथ तथा संस्कृत वाङ्मय में भी मिलता है। इनका उल्लेख और कहाँ मिलता है बाबू? पर्वती जैन, बौद्ध और पौराणिक ग्रंथों में मिलता है। ठीक है। यदि उक्त साक्ष्य बड़े उपयोगी हैं, ये सब साक्ष्य बहुत उपयोगी हैं, लेकिन पत्थरों और शतभों पर मिले अशोक की अभिलेख प्राय सबसे मूल्यवान स्रोत माने जाते हैं। अशोक एक अभिलेख लिखवाए जाते थे। अभिलेख क्या होता है तो ये हम पिछले वीडियो में बताए थे, फिर से रिपीट कर देते हैं। जो पिछले पार्ट के नहीं देखे होंगे वो देख लीजिएगा। देखिए बहुत कुछ होता है ना जो फर्स्ट पार्ट में आप लोगों को बता दिया जाता है, फिर भी अभिलेख क्या होता है थोड़ा सा समझिए। देखिए अभिलेख जैसे आपके गांव में या कहीं पे भी आप देखे होंगे कि जहाँ सड़क बनता है तो वहाँ पे सड़क जब बन गया तो साइड के दीवार में एक बोर्ड लिखवाया जाता है कि ये विधायक के द्वारा बना के, ये संसद के द्वारा बना के, उसी को अभिलेख कहते हैं। पत्थर पे लिखवाया गया, मतलब कहीं पे लिखवाया गया कोई चीज़, उसी को अभिलेख कहते हैं। अशोक वह प्रवास सम्राट था जिसने अपने अधिकारियों और प्रजा के लिए संदेश प्राकृतिक पत्थर और पॉलिश की स्तंभों पर लिखवाए थे। अशोक ऐसे पहला राजा थे जो अपने संदेश प्राकृतिक पत्थर और पॉलिश की स्तंभों पर लिखवाए थे।
अशोक ने अपने अभिलेखों के माध्यम से धर्म का प्रचार किया था। किस चीज़ का? धर्म। धर्म क्या होता है इसको आगे देखेंगे, क्योंकि इसको आगे ज़रूरत है। इनमें बड़ों के प्रति आदर, सन्यासी और ब्राह्मणों के प्रति उदारता, सेवक और दासों के साथ आदार व्यवहार तथा दूसरे के धर्म और परंपरा को आदर शामिल है। समझ में आ गया? मतलब बड़े के प्रति अपने आदर, सन्यासी और ब्राह्मणों के प्रति उदारता, सेवक और दास जो है उनकी तरफ उदार व्यवहार तथा दूसरे के धर्म और परंपरा के आदर और शामिल है। मतलब ये नहीं कि हम दूसरे धर्म के हैं तो हम दूसरे धर्म को इज्जत नहीं देंगे, सबको इज्जत देना, यही बात कहता है। समझ में आ गया? आगे सामाजिक प्रशासन। मौर्य समाज के 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे: राजधानी पाटलिपुत्र और 4 प्रांतीय केंद्र तक्षशिला, उज्जैनी, तौसी और सुवर्णगिरी। अंडरलाइन कर देना, देखिएगा आपको। ये 4 क्या थे? इसके प्रांतीय केंद्र थे, टोटल 5 थे। एक था राजधानी पाटलिपुत्र और 4 में थे तक्षशिला, उज्जैनी, तहसील और सुवर्णगिरी। इन सब का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में किया गया। हम लोग को कैसे पता चला? था इस सब का भी उल्लेख अशोक के अभिलेख में ही है। यदि हम इन अभिलेखों को परीक्षण करें तो पता चलता है कि आधुनिक पाकिस्तान के पश्चिमी सीमांत प्रांत से लेकर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, उत्तराखंड तक हर स्थान पर एक जैसे संदेश उत्कीर्ण किए गए थे। जो अभी का पाकिस्तान है उसके पश्चिम भाग से लेकर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, उत्तराखंड के तक इसका विस्तार था। क्या इतने विशाल समाज का प्रशासनिक व्यवस्था समान रही होगी? देखिए विशाल तो आपको दिख ही रहा कि उसकी प्रशासनिक जो व्यवस्था है, एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी टफ हुआ होगा। इतिहासकार जो थे अभी इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि ऐसा संभव नहीं था कि सामान्य होगी। आइए आगे देखते। समाज में शामिल जो क्षेत्र थे बड़े विविध और भिन्न भिन्न प्रकार के थे। कहाँ अफगानिस्तान के पहाड़ी क्षेत्र, कहाँ उड़ीसा के तटीय क्षेत्र, तो दोनों में डिफरेंस है। यह संभव है कि सबसे बड़े प्राथमिक समाज की राजधानी तो उसके आसपास के प्रांतीय जो केंद्र है उस पर होगा। मतलब सबसे ज़्यादा प्रशासनिक नियंत्रण मतलब कंट्रोल राजधानी और उसके आसपास के जो स्थित उस पर होगा। प्रांत मतलब स्थिरता पिछले वीडियो में चर्चा किए थे। इस केंद्र का चयन बड़े ध्यान से किया गया। तक्षशिला उज्जैनी दोनों लंबी दूरी महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग पर स्थित थे। जो तक्षशिला है उज्जैनी है लंबी दूरी महत्वपूर्ण मार्ग पर स्थित थे। जबकि सुवर्णगिरी अर्थात सोने के पहाड़ कर्नाटक में सोने के खदान के लिए उपयोगी था। जो कर्नाटक में सोने के खदान था उसके लिए उपयोगी था। ठीक है, आगे देखिए। सामाजिक संचालन के भूमि और नदिया दोनों मार्ग से आगमन बना रहना अत्यंत आवश्यक था। मतलब आपका जो समाज है समाज है उसको संचालन करना है। मतलब जो समाज आपका विस्तार किया है उसको संचालन करने के लिए भूमि और नदी दोनों को मार्ग से आना जाने का रास्ता होना चाहिए, आवश्यकता। राजधानी से प्रांतों तक जाने में कई सप्ताह महीनों का समय लगता होगा। मतलब अब समझिए पाकिस्तान से किसी को पाटलिपुत्र आना है तो उस समय तो ट्रेन एरोप्लेन नहीं था, कई महीनों का या कई सप्ताह का समय तो लग ही जाता होगा। इसका अर्थ यह भी है कि यात्रियों के खान पान की व्यवस्था उसकी सुरक्षा भी करनी पड़ती होगी। जो यात्री हैं उनके लिए खान पान की व्यवस्था और सुरक्षा भी करनी होती होगी। यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि सेना सुरक्षा का एक प्रमुख माध्यम होगी। सेना ही सुरक्षा करती है तो प्रमुख माध्यम होगी। मेगसनी जो थे उन्हें सैनिक गतिविधियों का संचालन की एक समिति और 6 उप समितियों को उल्लेख किया। मेगसनी से जो इनका बुक है इंडिका उसमें एक समिति और 6 उप समितियों का उल्लेख है। इनमें से एक का काम नौसेना का संचालन करना था, दूसरी यातायात। देखिए यहाँ पे आपको कहाँ गया, हाँ देखिए एक समिति और 6 उप समिति। एक का काम नौसेना का संचालन करना था, दूसरा यातायात तो खान पीन के संचालन, तीसरा का काम पैदल सैनिकों का संचालन, चौथे का अश्वारोहियों जो अश्वारोही है उनका, पाँचवा का राथरोहियों तथा छठी का काम हाथियों का संचालन करना था। 6 उप समितियों का काम बता दी और एक जो समिति थी 6 का हेड था। दूसरी उप समिति का दायित्व विभिन्न प्रकार का था। उपकरणों को धोने के लिए बैलगाड़ी की व्यवस्था, सैनिकों के लिए भोजन और जानवर के लिए चारों की व्यवस्था, सैनिक के भोजन जानवर के लिए चारा चाहिए ना करना, तथा सैनिकों को देखभाल के सेवक और शिल्पकारों की नियुक्ति करना। कुछ उप समिति थे उनका काम ये भी था कि जो सेवक हैं शिल्पकार इनको भी करना। अशोक ने साम्राज्य को जिनका साम्राज्य था अखंड बनाए रखने का प्रयास किया। ऐसा उन्होंने धर्म के प्रचार द्वारा भी किया। मतलब जो धर्म के प्रचार उसको भी अखंड, मतलब अखंड भारत है ना, वैसे ही उनका उसी समय अखंड भारत था, अशोक के समय ही। मतलब
इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान सब एक था। जैसा कि हमने अभी ऊपर पढ़ा, धर्म का सिद्धांत बहुत ही साधारण और स्वाभाविक थे। अशोक के अनुसार धर्म के माध्यम से लोगों को जीवन इस संसार में और इसके बाद इस संसार में अच्छा रहेगा। मतलब आप किसी को सम्मान देते हैं, उसको उसके साथ कोई बदतमीजी नहीं करते हैं, तो आपका जीवन इस संसार में भी और इसके बाद के संसार में भी कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा। धर्म के प्रचार की धर्म महामात नाम से विशेष अधिकारी की नियुक्ति की गई थी। जो धर्म का प्रचार उसके लिए धर्म महामात नामक एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की गई थी। मौर्य समाज कितना महत्वपूर्ण था, इसको आइए देखते हैं। 19वीं सदी में जब इतिहासकारों ने भारत के आधुनिक इतिहास की रचना शुरू की तो मौर्य समाज को इतिहास का एक प्रमुख कारण माना गया। समझिए कितना है कि मौर्य समाज के इतिहास को एक प्रमुख कारण माना गया। इस समय भारत ब्रिटिश समाज के अधीन एक औपनिवेशिक देश था। भारत ब्रिटिश समाज के अधीन एक औपनिवेशिक देश था। 19वीं और आरंभिक 20वीं सदी में भारतीय इतिहासकारों को प्राचीन भारत में एक ऐसे समाज की संभावना बहुत चुनौतीपूर्ण तथा उत्साहित करेगी। मतलब जब आप उस समय की बात है जब ये खोजा गया, उस समय हम ब्रिटेन के गुलाम थे। उस समय ऐसा समाज में तो जो इतिहासकार थे उनके लिए कैसा होगा, चुनौतीपूर्ण तथा उत्साही करेगी। ठीक है। साथ ही प्रस्तर, मूर्तियाँ सहित मौर्य काव्य सभी पुरातत्व एक अद्भुत कला के प्रमाण थे जो सामाजिक की पहचान माने जाते थे। इतिहासकारों को लगा कि अभिवेक को के संदेश अन्य शासकों के अभिवेकों से भिन्न है। जो अभिवेक सब शासक लिखते थे, लेकिन जो अशोक लिखे थे अन्य शासक से क्या था, भिन्न था, मतलब अलग था। इसमें उन्हें यह लगा कि अन्य राज्यों की अपेक्षा अशोक एक बहुत शक्तिशाली और परिश्रमी शासक है, मतलब मेहनती शासक है। साथ ही वे बाद के उन राजाओं की अपेक्षा विनीत भी थे जो अपने नाम के साथ बड़ी बड़ी उपाधियाँ जोड़ते थे। मतलब देखिए कुछ राजा अपने काम कुछ नहीं किया, अपने साथ ये उपाधियाँ वो उपाधियाँ जोड़ देते थे, लेकिन अशोक ऐसा उतना कुछ नहीं किए थे। ऐसे हम कई ऐसे इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि 20वीं सदी के राष्ट्रवाद नेता ने भी अशोक को प्रेरणा का स्रोत माना था। जो 20वीं सदी है उसके भी जो राष्ट्रवादी नेता हैं अशोक को क्या मानते, प्रेरणा का स्रोत माना था। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। फिर भी मौर्य समाज कितना महत्वपूर्ण था, ये समाज में 150 साल तक नहीं चल पाया। देखिए 150 साल तक ये समाज चला था। ठीक है, दिखवागा आप लोगों को हाईलाइट कर दिया। जिससे उपमहाद्वीप को इस लंबे इतिहास में बहुत बड़ा काल नहीं माना जा सकता है, लेकिन 150 साल कम भी नहीं मानेंगे। इसके अतिरिक्त यदि आप मानचित्र 2 को देखें तो पता चलेगा कि मौर्य समाज उपमहाद्वीपों के सभी क्षेत्रों में नहीं फैल पाया था। यहाँ तक सामाजिक सीमा के अंतर्गत भी नियंत्रण एक समान नहीं था। क्या होता है समझा। देखिए मौर्य समाज सभी उपमहाद्वीप पे, मतलब समाज जो उपमहाद्वीप है उस पर सभी रीति में नहीं फैला था। अब देखिए हर जगह तो नहीं ना, लेकिन बहुत लंबा फिर भी था। यहाँ तक कि सामाजिक सीमा के अंतर्गत भी नियंत्रण एक समान नहीं था, हो ही नहीं सकता है एक समान नियंत्रण। उस समय उतना भी समाज को संभालना कोई मजाक की बात नहीं थी। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व आते आते उपमहाद्वीप के कई भागों में नए नए शासक और राजवाड़े स्थापित होने लगे। जब अशोक 261 के कलिंग का युद्ध हुआ ना, उसके बाद वो कहा कि अब हम किसी को युद्ध नहीं करेंगे। जब आप जान जाइएगा कि सामने वाला कमजोर है तो नए नए शासक स्थापित होने ही लगेंगे, यही हुआ था। आइए देखते हैं राजधर्म के नवीन सिद्धांत। दक्षिण के राजा और सरदार उपमहाद्वीप के दक्कन और उससे दक्षिण के क्षेत्र में का स्थित तमिलकम में चोल, चे और पांड्या जैसे सरदारियों का उदय हुआ। मतलब तमिलनाडु आंध्र प्रदेश और केरल के हिस्सा में चोल हो गए, चे हो गया, पांड्या आ गया, इनका क्या हुआ, उदय हुआ। ये राज्य बहुत ही समुद्र मतलब सब संपूर्ण है, सब कुछ है और स्थायी सिद्ध हुई। ठीक है, इतना दिक्कत, आगे बढ़े। हमें इन राज्यों के बारे में विभिन्न प्रकार के स्रोतों से जानकारी मिलती है। उदाहरण के तौर पर जो प्राचीन तमिल संगम ग्रंथ में ऐसी कविता है जो सरदारों को विवरण देती है। किसमें है बाबू, प्राचीन तमिल एक संगम है, बुक है, इसमें है, ग्रंथ है, इसमें ऐसी कविता है जो सरदारों को विवरण देती है कि उन्हें अपने स्रोतों को संक्रमण और वितरण किस प्रकार किया। कई सरदार राजा लंबी दूरी के लिए व्यापार द्वारा राजस्व जुटाते थे। लंबी दूरी के व्यापार करके अपना देश के राजस्व मतलब इनकम जुटाते थे। इनमें मध्य और पश्चिम भारत के क्षेत्रों पर शासन करने वाले सातवाहन और उपमहाद्वीप के पश्चिमों और पश्चिम में शासन करने मध्य एशियाई मूल के शक शामिल थे। इसमें सातवाहन, ठीक है, सातवाहन एक अच्छा शासक था, इसको बाद में पढ़ेंगे,
इसमें जो समुद्रगुप्त थे उनके बारे में पढ़ना। मगध एशियाई मूल के शक शासक भी शामिल थे। उनके सामाजिक उद्गम के बारे में अधिक जानकारी तो नहीं है, लेकिन जैसे कि हम सातवाहन शासकों के बारे में अध्याय 3 में पढ़ेंगे कि एक बार सत्ता में आने के बाद उन्होंने उच्च सामाजिक अस्तित्व का दावा कई प्रकार से किया। सातवाहन के बारे में कब पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है। इस चैप्टर का 3 पार्ट आएगा, ये सेकंड पार्ट है, तो उसके बाद में चैप्टर 3 ही स्टार्ट होगा, तो उसमें आप लोग सातवाहन के बारे में पढ़िएगा, उसमें और मजा आएगा, ठीक है। आइए आगे देखते हैं देवी का राजा। पीडीएफ क्लियर है। आइए, राजा की उच्च स्थिति प्राप्त करने का एक साधन विभिन्न देवी देवताओं के साथ जुड़ना था। राजा की उच्च स्थिति प्राप्त करने का एक साधन ये था कि विभिन्न देवी देवताओं के साथ जुड़ना। मध्य एशिया से लेकर पश्चिमोत्तर मतलब पश्चिम भारत तक शासन करने कुषाण शासकों ने, कुषाण शासक कब थे, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी ईस्वी तक कुषाण शासक ने इस उपाय को सबसे अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया। कुषाण शासक ने इस एथी को मतलब उच्च स्थिति प्राप्त करके देवी देवता के साथ जुड़ सकते हैं, अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया। किसान इतिहास की रचना, जो कुषाण इतिहास है, कुषाण एक शासक थे, मतलब वंशावली का नाम है कुषाण। कुषाण इतिहास की रचना अभिलेख और साहित्य परंपरा के माध्यम से की गई है। अभिलेखों और साहित्य की परंपरा के माध्यम से की गई है। इस प्रकार के राजधर्म के कुषाण शासकों ने प्रस्तुत करने की इच्छा की, उसका स्वतंत्र प्रमाण उसके सिक्के और मूर्तियों से प्राप्त हुआ। मतलब कैसे कुषाण शासक अपने राजधर्म को इति करते थे, उसका कहाँ से मिला, वहाँ पे जो सिक्का था और जो मूर्तियाँ थी उससे, ठीक है। उत्तर प्रदेश मधुरा के पास मार्ग के एक देवस्थान पर कुषाण शासकों के विशालकाय मूर्ति लगाई गई थी। उत्तर प्रदेश में जो मथुरा के होंगे वहाँ पे एक मार्ग का एक देवस्थान है, वहाँ पर किसान शासकों की विशालकाय मूर्तियाँ लगाई गई थी। अफगानिस्तान के एक देवस्थान पर भी इसी प्रकार की कई मूर्तियाँ मिली हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इन मूर्तियों के जरिए कुषाण स्वयं को देवता प्रस्तुत करना चाहते हैं, मतलब कुषाण जो स्वयं को खुद को देवता प्रस्तुत करना चाहते थे। स्टार्टिंग में बताएं कि राजाओं का यही कहना था कि अगर आप उचित स्थिति प्राप्त करें तो आप देवी देवता के समकवन आ जाते हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना था कि इन मूर्तियों के जरिए कुषाण स्वयं को देवत्व प्रस्तुत करना चाहते हैं। कई किसान शासकों ने अपने नाम के आगे देवपुत की उपाधि भी लगाई थी। देवपुत मतलब देवता के पुत्र। चीनी शासकों की, एक मिनट रुकिएगा, देखिए देवपुत देख लीजिएगा इसको बाद में। वे चीनी शासकों के प्रेरित हुए होंगे जो स्वयं के स्वपुत कहते हैं। उस चीनी शासकों से भी प्रेरित हुए होंगे, मतलब चीनी शासक जानते क्या कहते हैं, स्वपुत, ठीक है। चीनी शासक क्या कहते हैं, स्वपुत। 4वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त साम्राज्य से कई बड़े साम्राज्य का साक्ष्य मिलते हैं। 4वीं शताब्दी में गुप्त, देखिए ये चंद्रगुप्त नहीं, एक और गुप्त था, ठीक है। उसके इति में चंद्रगुप्त मौर्य शासक के थे ना, उनका टाइटल था गुप्त। इन्हें कई सामाजिक समानता पर निर्भर थे, अपना निर्वाह स्थानीय संसाधनों द्वारा करते थे। इनमें कई सामाजिक समानतों पर निर्भर थे, अपना निर्वाह कैसे करते थे, स्थानीय संसाधन द्वारा। इनमें भूमि पर नियंत्रण भी शामिल था। ये शासकों का आदर करते थे और उनकी सैनिक सहायता भी करते थे। वो अपने शासक का आदर करते थे, उनके जो सैनिक सहायता भी करते थे। जो समान शक्तिशाली होते थे वो राजा बन जाते थे, और उसी में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है वो क्या बन गया, राजा। जो राजा दुर्बल होते थे वो बड़े शासक के अधीन हो जाते थे, जो राजा कमजोर होगा तो बड़ा शासक के अधीन हो ही जाएगा। कुछ शासकों का इतिहास साहित्य, सिक्के और अभिलेखों की सहायता से लिखा गया। जो गुप्त शासक है उनका इतिहास साहित्य, सिक्कों और अभिलेखों की सहायता से लिखा गया। साथ ही कवियों द्वारा अपने राजा या स्वामी की प्रशंसा में भी परिस्थितियाँ भी उपयोगी रही है। जो कवि होते थे ना, सभी के दरबार में कुछ ना कुछ कवि होते थे, तो अपने राजा या जो भी उनके इति होते थे उसके बारे में कुछ प्रशंसा लिखते थे, कुछ कविता लिखते थे। वो भी एक महत्वपूर्ण काम किया। यदि इतिहासकार इन रचनाओं के आधार पर ऐतिहासिक तथ्य निकालने का प्रयास करें। आइए आगे देखते हैं। देखिए ये सिक्का दिखा है, ये गुप्त समाज का ही है। आइए आगे करते हैं। लेकिन रचयिता तथ्यात्मक विवरण को अपेक्षा उन्हें कार्यात्मक ग्रंथ मानते हैं। जो रचयिता हैं तथ्यात्मक विवरण की अपेक्षा उन्हें कार्यात्मक ग्रंथ मानते हैं। मतलब ये तथ्य के हिसाब से नहीं, एक कार्य के हिसाब से जो कवि लिखे, कवि कार्य ही लिखेंगे। उदाहरण के तौर पर इलाहाबाद स्तंभ अभिलेखों के नाम से प्रसिद्ध त्याग प्रशस्ति की रचना हरिसेन, जो स्वयं गुप्त सम्राटों के संभवत सबसे शक्तिशाली सम्राट समुद्रगुप्त के राज कवि थे। देखिए
जो हरिशन थे, एक मिनट रुकिए, देखिए जो हरिशन थे ये गुप्त साम्राज्य के समय सबसे शक्तिशाली समाज समुद्रगुप्त के राज कवि थे। किसके? समुद्रगुप्त के ये राज कवि थे। ठीक है, और इन्होंने संस्कृत में भी किया, और इनका बुक क्या है? प्राक्प्रस्ति। याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है। प्राक्प्रस्ति ये रचना किनकी? हरिसेन की है, बस यही पूछा हुआ था। ठीक है, आगे बढ़े। देखिए अब बदला हुआ देहात, तो बदला हुआ देहात इसके बाद आपको देखना है, आगे देखते हैं। तो ये थोड़ा सा बदला हुआ देहात तो लंबा जाएगा। फिर आपको देखना नगर एवं व्यापार, तो जो बदला हुआ देहात है इसको हम लोग अगले पार्ट में करेंगे, आज के पार्ट में नहीं। आज के इतना ही, धन्यवाद।